आज हम लोग क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो आइसोलेशन एलिमेंट, इसमें जो चैप्टर का हमारा पहला भाग है उसमें हम लोग जनरली मेटल की चर्चा करेंगे अधिकांश चैप्टर में, और नॉन मेटल का भी आइसोलेशन के बारे में दिया हुआ है, इसलिए इसको एलिमेंट का नाम दिया गया है। ऐसे हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर होगा जिसको हम लोग मेटलर्जी भी कह सकते हैं, इस चैप्टर को हम लोग मेटलर्जी के नाम से भी इसको जानते हैं, और एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा चैप्टर का है नाम दिया हुआ है जो कि आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके प्रिंसिपल बताने हैं। तो आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट जो होते हैं नेचर में किसी न किसी से कंबाइन कर लेते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो कुछ ही एलिमेंट हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में जो कि नेचर में कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि फ्री स्टेट में मिल सकने वाले एलिमेंट, जैसे जो मेटल में खास कर कहें तो AgAu, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब तुमको फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं एंड फ्री स्टेट में मिलते हैं। और इसके साथ साथ तुमको नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब तुमको फ्री स्टेट में नेचर में मिलेंगे। बाकी जो एलिमेंट हैं वो कैसे न कैसे जो कि इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं, ऑक्सीजन मतलब एयर हैं, वाटर, इन सबों से क्या कर लेते हैं या किसी और एलिमेंट से वो रिएक्शन करके अलग अलग कंपाउंड के रूप में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो उससे हम लोग अब उस एलिमेंट को अगर आइसोलेट करके प्राप्त करना चाहें तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा और कहाँ से पहले तो उसको प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रिंसिपल हैं, तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है तुमको जो कि अर्थ, जो कि हम लोग का जो मेटल जो कि एलिमेंट होता है जिसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, खासकर मेटल वगैरह, वो तो मेटल पकाए कहाँ पाया जाएगा, मेटल पाया जाएगा तुमको जाहिर है कि अर्थ में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। अर्थ क्रस्ट से ही हम लोग मेटल को क्रस्ट करके क्या कहते हैं माइनिंग करके निकालते हैं। तो जो एलिमेंट की जो तुमको अर्थ क्रस्ट में जाकर मेटल की बात है, जिसके में हमने कहा कि स्टार्ट जो हमारा चैप्टर का मेजॉरिटी पार्ट होगा वो मेटल से ही रिलेटेड होगा। तो जो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट तुमको सिलिकॉन हो जाएगा, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन होगा। मोस्ट एबंडेंट मेटल है तुमको, मोस्ट एबंडेंट मेटल हो गया तुमको एल्यूमिनियम होगा, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। और तुमको इसके बाद देयर आफ्टर क्या है तुमको Fe उसके बाद आता है, तो ये क्रस्ट में पाया जाने वाला जिसका एल्यूमिनियम का 8.3% के आसपास है, ये तुम्हारा एल्यूमिनियम 8.3% है अर्थ क्रस्ट में। और अर्थ क्रस्ट के माइनिंग के ही द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनरल अर्थ क्रस्ट से जो माइनिंग करके जो मटेरियल हम लोग निकालते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ज़्यादा एबंडेंट होता है उसे हम लोग उसका मिनरल कहते हैं। तो मिनरल क्या हो गया तुम्हारा, मिनरल इज द सब्सटेंस, mineral is the substance which can be obtained, mineral is the substance which can be obtained from mining of earth, माइनिंग ऑफ अर्थ। जो अर्थ के माइनिंग से हमको मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। और मिनरल जो होंगे तुमको, ये तुमको मिनरल जो तुम्हारे टर्म हो गए ये क्या होंगे तुम्हारा, मिनरल जो तुम्हारा हो गया, मिनरल तुमको अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है वो उसको माइनिंग करके हम लोग जो निकाले वो मिनरल होता है। और कोई एलिमेंट जो इसमें ज़्यादा एबंडेंट होगा, ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स, उसका मिनरल ये हो गया। और मिनरल के बाद एक तुमको आता है जो कि डिफिनेशन आता है ओर। तो ओर क्या हुआ तुमको, ओर हुआ हर मिनरल ओर नहीं है, ओर उस मिनरल को कहते हैं द मिनरल, मतलब मिनरल ही है बट इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। द मिनरल फ्रॉम व्हिच अ मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, या कोई एलिमेंट ए मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली एंड इकोनॉमिकली, इजीली एंड
इकोनॉमिकली आसानी पूर्वक और कम खर्च में जिसको हम निकाल सकें, दैट इज कॉल्ड ओर। तो ओर क्या हुआ तुम्हारा? ओर हुआ ऐसा सब्सटेंस मिनरल जो कि तुमको क्या कहलाएगा, जो कि तुमको मिनरल होगा जो कि अर्थ क्रस्ट से निकालिएगा, जिससे कि आसानी से हम लोग कम खर्च में क्या कर सके, अगर उससे हमको कोई एलिमेंट को आइसोलेट कर सके, निकाल सके कोई मेटल, तो वह उसका ओर कहलाएगा। तो ओर का जहाँ तक कि तुमको नाम है, ओर तो हमारे जो टेक्स्ट बुक में है 4 मेटल के ओर का लिस्ट बनाया हुआ है। जिस लिस्ट में है तुमको पहला है एल्यूमिनियम का 2 ओर दिया गया है, बॉक्साइट और केओलिनाइट। फिर तुमको बॉक्साइट और केओलिनाइट, तो इसके जो फार्मूलाज हैं वो भी मैं लिख देता हूँ और बुक से भी तुमको लिख ही सकते हो। तो बॉक्साइट और तो इसको टेबल बना देने के लिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो अभी तक जो हम लोग जो इस चैप्टर में जो कि पढ़ेंगे, इसका ओर के नाम के बाद हम लोग मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे। तो ये सब इसका इंट्रोडक्शन है, जो ओर पाए जाते हैं। जैसे कि तुमको गैलेना हो गया तुम्हारा, PBS होता है तुम्हारा, जिसका नाम तो नहीं दिया हुआ है बुक में, मैं यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट में नहीं दिया हुआ है। HGS है, जैसे सिनेवार है। तो ये सब तुम्हारे जो हैं HG के हो गया, जो हो गए, और तुमको सिनेवार हो गया HGS और PBS हो गया गैलेना। इसके अलावा जैसे तुमको कुछ इंपॉर्टेंट जो ओर हैं, जिसका नाम मैं अभी लिस्ट में लिख देता हूँ, जिसका नाम है जैसे कि एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम का ओर है तुमको बॉक्साइट और केओलिनाइट का नाम दिया हुआ है। तो उसी का जितना बुक में दिया हुआ है वही उसी के, चूँकि ये जो सारे लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। और ये सारे लेक्चर तुम्हारा हमारा जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जितने भी तुम्हारे इसके लेक्चर्स हैं, राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम्हें सारा मिल जाएगा, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे चाहो तो तुम जो है लेक्चर के साथ साथ उसमें जो है तुमको बोर्ड की जो प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए तुमको नोट्स भी उपलब्ध हैं उस पर, जिसका तुम नोट्स के रूप में भी इसको ले सकते हो वहाँ पर से जाकर। इसके अलावा अगर तुमको कोई पोर्शन, तुमको जो बोर्ड का एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सबों की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी में भी तुमको दिक्कत आ रही है, कोई पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, कि कोई भी तुमको पोर्शन में दिक्कत है, तुम हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट करके टाइम ले सकते हो। और तुमको उस ऐप के में जा करके तुमको हमारा जो है जो कांटेक्ट का नंबर है और ईमेल है, ये सब तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर भी तुम जा करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी तुम्हें पर्सनल कांटेक्ट में तुमको नंबर चाहिए, जो भी तुम्हें पर्सनल जो प्रिपरेशन में तुम जिस भी एग्ज़ाम या बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन हो, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या कुछ भी तुमको जो भी या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तुम कुछ भी हमसे मदद ले सकते हो। और पर्सनली तुम जो है कुछ पोर्शन के लिए भी गाइड ले सकते हो। लाइव उसमें लाइव क्लासेस भी उपलब्ध है, तुम या डाउट क्लासेस, उन सबों को भी तुम लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपने जो भी पढ़ाई है, जहाँ दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्व तुम कर सकते हो। और उसमें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तुमको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस भी उसमें उपलब्ध हैं, या उसमें तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये है तुम्हारे। और अभी जो हम लोग दिख रहे हैं, जो और उसके कुछ नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल इधर दे देते हैं, एल्यूमिनियम है तुमको, एल्यूमिनियम इधर हो गया, उसका और लिख देते हैं। इधर मेटल हो गया, इधर मेटल और इधर उसका और। चलो, तो एल्यूमिनियम का जो 2 और दिया गया है, बॉक्साइट काफ़ी फेमस और है, बॉक्साइट। तो इसका तो ऐसे फार्मूला लोग याद करता है Al2O3.2H2O, लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला आता है AlOX OH3 - 2X, ये तुम्हारा होगा। अगर इसमें x = 1/2 पुट करोगे तो तुम्हारा जो फार्मूला है बॉक्साइट का Al2O3.2H2O वो आ जाएगा। दूसरा है तुमको केओलिनाइट, इसका हो गया तुमको केओलिनाइट, तुम्हारा हो गया Al2O4 Si2O5 केओलिनाइट। ये तुमको हो गया एल्यूमिनियम के 2 और हो गए। अब है तुमको कुछ कॉपर के और दिए हुए हैं, कुछ आयरन के और दिए हुए हैं। आयरन का पहले लिख लो। चलो, आयरन का तुम्हारा जो है आयरन का आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, ये हो गया FeS2 आयरन पायराइट।
तुम्हारा है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये हो गया Fe3O4। हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3। सीडेराइट, ये भी तुमको आयरन का ही ओर है जो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, इसका नाम हो गया सीडेराइट। ये हो गया FeCO3, ये Fe के ओर हो गए। 4 तुमको दिया, 4 ही मैंने लिखा। तुम्हारा जो बुक में दिया हुआ है उतना ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तुम्हारा जो नीट और जेईई मेंस इस सब का एग्जाम है। अगला है तुमको इसीलिए जितना है उसी को लिस्ट बना रहे हैं, बाकी तुमको जैसा जैसा चैप्टर में आता जाएगा उसका नाम पढ़ोगे। तो कॉपर का है तुम्हें, तो कॉपर में तुमको आता है जैसे कि कॉपर का है कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट का CuFeS2, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, मैलेकाइट CuCO3.CuOH2, मैलेकाइट। ये तुम्हारा हो गया। इसके अलावा कॉपर के बाद जो है तुम्हारा दिया हुआ है एक Zn का दिया हुआ है, तो उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। Zn का भी दिया हुआ है तुमको, तो जिंक का ले लेते हैं। जिंक का है तुमको, जिंक Zn का हो गया तुमको जिंक ब्लेंड, इसका एक मुख्य ओर है जिसका नाम है जिंक ब्लेंड हो गया, जिंक ब्लेंड ये हो गया ZnS, जिंक ब्लेंड ZnS। तुम्हारा जिंक ब्लेंड हो गया जिंकाइट ZnO। उसके बाद है तुमको कैलामाइन ZnCO3, कार्बोनेट का है ये, जैसे सीडेराइट Fe का था तो इसको याद कर सकते हो तुमको। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, इसको 10 में भी याद किया ही होगा और इसको रिपीट भी कर सकते हो। और तुमको कॉपर के हैं तुमको कॉपर पायराइट CuFeS2, आयरन पायराइट FeS2, जिंक ब्लेंड ZnS, सल्फाइड ओर है सब। और सल्फाइड ओर में जैसे कि बता रहे थे तुमको, जैसे कुछ जो कि PbS गैलेना इसको कहते हैं, इसका मुख्य ओर होता है Pb का, गैलेना है। HgS सिनेबार, ये सब तुमको टीन स्टोन SnO2 टीन स्टोन, टीन स्टोन SnO2 तुमको, जो कि तुम्हारा और भी जो ओर हैं जैसे कि तुमको मेलेकाइट के अलावा एजुराइट, वो भी कॉपर का ही ओर है। तुमको लाइम स्टोन CaCO3, लाइम स्टोन कहते हैं हम लोग CaCO3। तो ये सब तुम्हारे भी और भी ओर्स हैं जिसका कि तुमको नाम याद रख सकते हो। जो तो ये तुम्हारा हो गया ओर्स के लिस्ट हो गए। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे इसके बाद ओर्स का, तुमको लिस्ट का तुम याद करोगे ना, बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, बुक से भी तुम कॉपी डाउन कर सकते हो। और तुम्हारा अब जो है तुमको जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें, हम लोग अपना मेटलर्जी जिसको कह सकते हैं अब स्टार्ट करेंगे। तो मेटलर्जी का मतलब होता है कि ओर से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। Metallurgy is the process of obtaining pure element from ore. Metallurgy तुम्हारा प्रोसेस है, वो क्या है तुम्हारा? Metallurgy is the process of obtaining pure element from ore. मेटलर्जी क्या है तुम्हारा? तो मेटलर्जी का डिफिनेशन लिख देते हैं। मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में तुमको 3 स्टेप होते हैं। मेटलर्जी का मतलब प्योर ऑब्टेन स्टेट में जो ऑब्टेन करना है मेटल को, उसके 3 स्टेप हैं। एक तो पहले ओर को क्या कीजिएगा आप, कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट का मतलब है उसमें जो इम्प्योरिटीज वगैरह है ओर में मिक्स है, जो कि अर्थ से जब हम लोग क्रस्ट के अर्थ से जब हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं तो उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज पाई जाती है। तो उस इम्प्योरिटी को पहले क्या करना होगा, दूर करना होता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे उसको एलिमेंट को हम लोग दूर करना, दैट इज वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट से इम्प्योरिटी को ओर से मिक्स करना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेज हुआ कि जब कंसंट्रेटेड ओर से उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करके निकालना, जो कि रिडक्शन से होगा,
तो उसको सेकंड स्टेज हुआ। थर्ड स्टेज हुआ कि जब एक्सट्रैक्टेड मेटल को प्यूरिफाई करना। तो ये मेटलर्जी के 3 स्टेप हो गए। तो मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, the process of obtaining pure element from ore is called metallurgy, इसको हम लोग मेटलर्जी कहेंगे। जो प्योर एलिमेंट को जो ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी कहलाएगा। अब मेटलर्जी के तुमको 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। इसको प्राप्त करने का 3 स्टेप है, 3 स्टेप ऑफ मेटलर्जी। नंबर पहला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें कंसंट्रेट करना है। दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम concentrated ore, extract metal from concentrated ore, purification of extracted metal, ये प्यूरिफिकेशन का मान हो गया, ये प्यूरिफिकेशन इसका करना हो गया। तो ये प्यूरिफिकेशन 3 स्टेप हो गए। तो हम लोग बारी बारी से इन तीनों स्टेप के पढ़ेंगे। पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उससे फिर जो कंसंट्रेटेड ओर से उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, फिर अगला स्टेज में पढ़ेंगे, और इसके जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो उसको पढ़ेंगे। फिर अंत में प्यूरिफाई करना है, और फिर चैप्टर का लास्ट में तुमको जाकर के कुछ नॉन मेटल के आइसोलेशन पढ़ने हैं और इसके यूजेज पढ़ने हैं। तो चैप्टर यही तुम्हारा स्टेज के आसपास चलता है। तो तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेज हम लोग इसमें कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो पहला स्टेज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इस वक्त इसका द सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम impurities is called its concentration। ये concentration कहलाएगा। इसके जो है तुमको मुख्य तुम्हारे जो कि हैं मेथड हैं, तो इसके जो तुमको पहले तो क्या कहता है, मेटल इज क्रस्ट, ओर इज क्रस्ट एंड क्रस्ट कर दिया गया इसको। मेटल्स को क्या कहते हैं, ओर को पहले जो क्रस्ट इन मशीन्स, क्रस्ट बाय मशीन्स, मशीन के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा। क्रश करके पाउडर टाइप का बना दिया जाएगा। क्रश टू पाउडर फॉर्म क्या कर देगा, इसको ऑब्टेन कर लेता है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके जो कि मेन मेथड्स हैं, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन में तुम्हारा है, पहला नंबर है तुमको हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो इसका मतलब ही हो गया, इसका नाम से ही पता है कि द ओर इज द क्रस्ट ओर इज वॉश्ड बाय पासिंग वाटर। तो इसमें जो है वाटर पास करके, वाटर से क्या कर लेंगे, सो दो सॉइल है तुमको, सो द सॉइल लाइट मटेरियल्स वॉश्ड अवे। जैसे कि तुमको क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि तुमको जब हम लोग क्या करेंगे, जबकि क्रस्ट जो कि पहले ओर को क्रश कर दिए, उसको पानी से जो फ्लो से उसको जब हम लोग साफ करेंगे तो उसके साथ मिट्टी वगैरह के जो कण है, मिट्टी वगैरह है, वो सब धुल जाएगा। और जो हल्के हल्के जो कि पार्टिकल्स होते हैं जो कि धुल सकते हैं, जैसे कि
लकड़ी के टुकड़े हो गए जो हल्के हैं, वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये सब तुम्हारा इसके साथ पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला ये कॉमन मेथड हुआ जो कि सब में अप्लाई करना ही है। उसके बाद तुमको जो कि मेथड आते हैं जो कि सेपरेशन के, जो कि दूसरा मेथड जिसको कि हम लोग आगे लिख रहे हैं इसमें। तो दूसरा मेथड जैसे कि तुम सुना होगा ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन है, फ्रोथ फ्लोएशन, ये सब जो स्पेसिफिक जो ओर होंगे उसमें अप्लाई किए जाते हैं, और एक लीचिंग। ये 3 मेथड हम लोग पढ़ेंगे जिसके कंसंट्रेशन के जो मुख्य एलिमेंटर होंगे। और ये जो तुमको हाइड्रोलिक वॉशिंग है ये सब तो सब में कॉमन ही होगा। तो तुम्हारा इसमें जो है दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर हो गया तुमको ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है उसमें क्या होता है, एक बेल्ट है, तुमको बेल्ट के ऊपर में तुमको बेल्ट को एक पुली पे क्या कहता है, पुली के सहारे उसको मूव कराया जाता है बेल्ट को। तो उसमें क्या होगा तुमको, जो कि उसका फिगर के द्वारा ही समझ सकते हो। देखो जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक या ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें क्या होगा, तुमको एक पुली में तुमको पुली बेल्ट लगा हुआ है 2 पुली के बीच में, और इसमें तुमको एक ये जो तुमको पुली होगा, एक पुली इसमें मैग्नेटिक है, एक पुली इसमें मैग्नेटिक है। यहाँ पर जमीन से कुछ हाइट पर इसको फिक्स कर दीजिए, और इस पर क्या कीजिए, यहाँ से मानते हैं कि इस पर तुमको कोई ओर को यहाँ पर पोर करना है, यहाँ पर ओर आ रहा है, यहाँ से क्या डालना है, इस पर ओर आ रहा है। और इसको पुली को इस ढंग से हम लोग रोटेट करते हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं इस ढंग से। तो ये क्या होगा, तुमको ये जो ओर है, तुमको ये जो बेल्ट है तुमको आगे बढ़ेगा। बेल्ट जब आगे बढ़ेगा तो ओर भी क्या होता जाएगा, ये ओर आगे बढ़ता जाएगा। और जब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो ये ओर जो है बेल्ट से क्या होगा, बाहर गिरना चाहेगा। तो जब बाहर गिरेगा तो यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट है तुम्हारा, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन के जितने भी ओर्स हैं या आयरन के इम्प्योरिटीज होंगे, तो आयरन के अगर ओर है जो कि जिसमें कि आयरन है तुम्हारे जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, वो उसको ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये तुमको यहाँ गिरेगा नज़दीक। और दूसरा जो है तुमको जैसे कि ये तुमको जाके दूर गिरेगा। तो ये जो तुम्हारा होगा यहाँ पर कौन आके गिरेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल का यहाँ पे ढेर लग जाएगा। ये मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ आ जाएगा, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ चला जाएगा। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ये तुमको आगे बढ़ जाएगा। ये मैग्नेटिक मटेरियल हो गया और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल नज़दीक में गिर जाएगा और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दूर गिर जाएगा। इस प्रकार से दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो किसको सेपरेट कर सकते हैं, फिर से इसको देखो। जैसे कि तुमको ग्रेविटी सेपरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करना है, इसको क्या होगा, तो इसका कंसंट्रेशन किस तरह के ओर में काम करेगा। ये तुमको जैसे कि ओर ऑफ आयरन का जो ओर है तुम्हारा, कोई भी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या तुमको कॉपर आयरन पायराइट, इन सब के में तुमको सबका यूज कर सकते हो। तो इसमें तुमको आयरन वाले में तुमको यूज कर लेंगे। तो इसमें मेथड समझ में आ ही गया होगा। नोट्स चाहिए तो राइशुल ऐप पर जाकर के इसका नोट्स तुम ले सकते हो। तो तीसरा जो मेथड है तुमको, ये तुम्हारा इसमें कि सेपरेशन करने में ये तुमको मदद करेगा आयरन ओर को। तीसरा जो तुमको मेथड कर सकते हैं, 3rd नंबर में तुम्हारा जो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोएशन। फ्रोथ फ्लोएशन। तो इसमें क्या होता है, तुमको ओर को जो सल्फाइड ओर कैन बी कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोएशन मेथड। फ्रोथ फ्लोएशन से सल्फाइड ओर को क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेट करते हैं। तो सल्फाइड ओर को जब कंसंट्रेट करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तुमको यहाँ पर तुमको क्या है, ओर को वाइल में भिंगा करके इसमें क्या करते हैं, एयर पास कराते हैं। यहाँ से तुमको एयर दो, यहाँ से एयर डालने से क्या होगा, ये फेन उत्पन्न होगा। इसमें एयर यहाँ से फ्लो कराएंगे, एयर का ब्लो कराएंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, फेन इसमें उत्पन्न होगा। ये जो ओर है, इसमें ओर के जो पार्टिकल होंगे, ओर के जो पार्टिकल लेते हैं, ओर इज
मतलब क्या, इसको मिक्स किया गया, और इज मिक्स्ड विथ पाइन वाइल, पाइन वाइल में को साथ इसको मिक्स किया गया। तो पाइन वाइल के साथ, जिससे कि ये तुमको क्या होगा, ये पाइन वाइल के साथ, तो ये जब इसमें फ्रोथ उत्पन्न किया जाएगा, जब इसमें एयर पास कराया जाता है, तो इससे क्या होता है तुमको, ये तुमको इसमें फेन उत्पन्न, झाग जिसको कहते हो, ये जो तुम्हारा फ्रोथ जिसको इंग्लिश में कहेंगे, ये तुमको फ्रोथ उत्पन्न होगा। फ्रोथ जब उत्पन्न होगा तो वह तुमको क्या करेगा, उसके साथ ये एडजॉर्ब हो जाएगा। ये जो फ्रोथ जो है तुमको प्योर और adsorbed on the froth and impurity remain at the bottom। इम्प्योरिटी तुमको नीचे रह जाएगा, नीचे रहेगा, और फ्रोथ जो है के साथ कौन, और जो है तुमको जो सल्फाइड और है फ्रोथ के साथ एडजॉर्ब हो जाएगा उस पर, क्योंकि वो वाइल से भींगा हुआ रहता है, और जो इम्प्योरिटी है वो वाटर से भींगा हुआ रहेगा। वेटेड बाय इम्प्योरिटी इज वेटेड बाय वाटर, इम्प्योरिटी इज वेटेड बाय वाटर, इम्प्योरिटी इज वेटेड बाय वाटर, वाटर से भींगा हुआ रहेगा, और इज वेटेड बाय वाइल। तो वाइल के में से रहता है तो वो वाटर से नहीं भींगेगा, और उसके साथ फ्रोथ के साथ जब फ्रोथ उत्पन्न होगा तो फ्रोथ के साथ क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। तो फ्रोथ के साथ जब ऊपर जाएगा तो फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में, फ्रोथ स्टेबलाइजर, ये तुमको एनिलीन है, एनिलीन का यूज करते हैं, एनिलीन वगैरह का यूज कर सकते हो। फ्रोथ जो कि फ्रोथ को क्या करेगा, ज़्यादा देर तक स्टेबलाइज करता है। और तुमको दूसरा है तुमको एक, जबकि अगर मिक्सचर ऑफ ओर इज प्रेजेंट टू सेपरेट सल्फाइड ओर्स एट डिफरेंट लेयर, डिप्रेसेंट इज यूज्ड। ये क्या करता है, सेलेक्टिवली किसी सल्फाइड ओर को ऊपर कर देगा, एक डिप्रेसेंट, और किसी को नीचे ही कर देगा। जैसे कि NaCN या KCN, NaCN और KCN ये डिप्रेसेंट के रूप में, डिप्रेसेंट है ये डिप्रेसेंट, जो कि सेपरेटली ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये तुमको ZnS को नीचे रखता है। जैसे ZnS जो कि तुम्हारा जिंक ब्लेंड, ZnS जिंक ब्लेंड है तुम्हारा, इसको नीचे रखेगा, और PbS जो है तुमको ये गैलेना इसको ऊपर कर देगा। ये तो ये तुमको इसको ध्यान रखेगा, ये नीचे बॉटम में नीचे का लेवल, मतलब ये जैसे कि ये इम्प्योरिटी के साथ बात नहीं कर, फ्रोथ में ही 2 लेयर बन जाएगा। ऊपर लेयर में चल जाएगा तुमको, ऊपर लेयर में चल जाएगा PbS, और नीचे लेयर में तुम्हारा PbS गैलेना, और नीचे लेयर में चला जाएगा ZnS। तो इस तरह से क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग 2 लेयर में बांटने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, यहां पर तुम्हारा किसका यूज करना है, डिप्रेसेंट के रूप में NaCN का यूज करने पर ZnS और PbS को डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट कर, फ्रोथ में ही 2 लेयर बना देगा, जिससे कि तुम दोनों को अलग अलग कर पाओगे। और तुमको फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में क्रिसॉल या एनिलीन का यूज कर सकते हो। फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में क्रिसॉल का भी यूज किया जाता है काफी, क्रिसॉल या एनिलीन, क्रिसॉल फ्रोथ स्टेबलाइजर में तुम्हारा ये भी है, एनिलीन या क्रिसॉल का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये तुम्हारा जो कि हो गया ग्रेविटी सेपरेशन, और तुम्हारा क्या होगा, फ्रोथ फ्लोरेशन में सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद जो तुम्हारा एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं लिक्वेशन। तो ये तुम्हारा फ्रोथ फ्लोरेशन से, जिसके फ्रोथ फ्लोरेशन के एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को तुम्हारे बुक में दिया गया है, किस तरह से एक वाशर वुमेन ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था, और जिसके आधार पर ये मेथड तुम्हारा बना है कि मेटल के साथ जो मेटल जो है तुमको पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मेटल जो है तुम्हारा, जो मेटल के इम्प्योरिटीज होते हैं जो माइनर के क्लोथ पे रहते थे, वह पानी के फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते थे, जिसके आधार पर इस मेथड का डिस्कवरी किया गया, जिसके तुम स्टोरी को बुक में रीड कर सकते हो। और तुम्हारा चौथा जो तुम्हारा है जिसको हम लोग कहते हैं लीचिंग, जो फोर्थ जो कॉन्सेंट्रेशन का जो मेथड है तुम्हारा, जिसका नाम हो गया लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है तुमको, इसमें तुमको ओर इज
ट्रीटेड विथ, ओर को ट्रीट करते हैं किससे, ट्रीटेड विथ सॉल्यूशन, सो ओर is dissolved in the solution, or dissolved, and impurity doesn't, तो impurity तुमको डिजॉल्व नहीं होगा, the impurities filtered out, उसको फिल्टर करके फिल्टर आउट, एंड प्योर और is obtained from the solution। तो ये तुम्हारा प्रोसेस का सारांश हुआ। क्या चीज की, किसी एक सॉल्यूशन में ओर को डाल दीजिए जिसमें कि वो डिजॉल्व हो जाए, तो डिजॉल्व्ड ओर को फिर क्या कर लीजिए आप, अलग सॉल्यूशन में रहेगा, और जो इम्प्योरिटी जो डिजॉल्व नहीं हुआ उसको छान के आप क्या कर दीजिए, फिल्टर करके अलग कर दीजिए। और जो इम्प्योरिटीज तुम्हारा है, अब उसको इम्प्योरिटीज को तो अलग कर दिया, फिर तुमको जो सॉल्यूशन से हम लोग को फिर किसी मेथड से कुछ रिएक्शन करा करके हम लोग क्या करना है, इसको ले आना है, मतलब कि ओर को, प्योर ओर को हम लोग ले आ सकते हैं। जैसे लीचिंग के द्वारा इसमें बॉक्साइट का किया जाता है, साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर का भी जो कंसंट्रेशन है इस मेथड के द्वारा किया जाता है। जो उसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है, जिससे कि तुमको मेथड भी समझ में आ जाएगा, मैं रिएक्शन इन्वॉल्व के द्वारा समझा देता हूं। बॉक्साइट जो कि इम्प्योर होगा तुमको, जिसको Al2O3 कह सकते हो, तो ये बॉक्साइट को डाल देता है तुमको NaOH के सॉल्यूशन के साथ। बॉक्साइट को NaOH सॉल्यूशन में डाल दोगे तो ये जो तुमको होगा NaAlOH4, ये तुमको सॉल्यूशन में चला जाएगा, और इस सॉल्यूशन में चला गया, ये इट रिमेन्स इन सॉल्यूशन में बाकी इम्प्योरिटीज को इससे अलग कर दीजिए, तो ये जो तुम्हारा होगा ये सॉल्यूशन में रहेगा, रिमेन्स इन सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्यूशन से प्राप्त करना है तो उसके क्या रिएक्शन होंगे, तो ये तुमको देख लो, NaAlOH4 प्लस इसमें CO2 पास करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको CO2 जब पास कराएंगे तो ये तुमको यहां पर अब प्योर Al2O3 प्राप्त हो जाएगा, और NaHCO3 भी मिल जाएगा तुमको। तो Al2O3, ये Al2O3 और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये इम्प्योर था बॉक्साइट, और ये हो गया प्योर। ये तुम्हारा क्या मिल गया, बाद में जो आया ये प्योर हो गया तुम्हारा। तो क्या समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्योर हो जाएगा, यहां पर जो मिलेगा ये प्योर मिल जाएगा। तो ये तुमको ये जो प्रोसेस है तुम्हारा, इसमें क्या किया गया, इसको जैसे पहले एक सॉल्यूशन NaOH में डाला गया, NaOH के सॉल्यूशन के साथ क्या किया गया, इसको जब मिक्स कराया तो ये सॉल्यूशन में चला गया बॉक्साइट, और जो एक नए कंपाउंड के रूप में बना करके उसको इम्प्योरिटीज को आपने क्या किया, फिल्टर आउट कर दिया। लेकिन इसमें एक क्या होता है, जब NaOH में डालते हैं तो कुछ जो कि NaOH में जो इम्प्योरिटीज एक होता है जो सिलिका होता है, NaOH के साथ जो सिलिका, जो मिट्टी के कण होते हैं अगर बच गए हैं, जो कि वॉशिंग के बाद भी, तो ये तुमको क्या बनाएंगे, ये तुमको Na2SiO3 बना लेंगे, ये रिएक्शन करके बना लेंगे सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो ये इम्प्योरिटी जो तुम्हारा था, ये इम्प्योरिटी था तुम्हारा, ये जो तुम्हारा था SiO2 जो तुम्हारा था एक इम्प्योरिटी था, यह भी क्या रह गया, तुमको किस में चला गया, ये डिजॉल्व हो गया, इम्प्योरिटी था ये। तो ये सॉल्यूशन NaOH के सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व हो गया, लेकिन सेकेंड स्टेज में जबकि हम लोग इसको जबकि प्रिसिपिटेट करा रहे थे Al2O3 को, हाँ इसमें एक बात ध्यान रखना है, ये जो तुमको Al2O3 बना, Al2O3 को प्रिसिपिटेट कराने के लिए इसमें कुछ जो है तुमको, जैसे कि कुछ जो Al2O3 को कुछ सॉल्यूशन में डाल दीजिए, जिससे कि ये प्रिसिपिटेट होकर सॉल्यूशन से ये बाहर आ जाएगा। Al2O3 जैसे सॉल्यूशन में तुम्हारा जब रिएक्शन कराएंगे तो Al2O3 जो ऑब्टेन कराया जाएगा, इसको जो Al2O3 इज precipitated by putting some fresh Al2O3 in the solution।
इसमें सॉल्यूशन में डाल करके इसके प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को क्या करते हो, फास्टर कर सकते हो। और जब ये प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाएगा बाहर, तो तुम्हारा अगर ये इम्प्योरिटी भी रह गया तो सॉल्यूशन में आगे ऑटोमेटिक रह जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो तुम्हारा इम्प्योरिटी डिजॉल्व भी होगा, एक मतलब मैंने कहा था कि इम्प्योरिटी सारा मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, तो यहां पर ये बताने का कोशिश कर रहे थे कि सिलिका एक इम्प्योरिटी जो कि सॉल्यूशन में चला जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे जब सॉल्यूशन जब रिएक्ट कराएंगे तो Al2O3 मेरा प्रेसिपिटेट आउट होकर निकल जाएगा, और इम्प्योरिटी जो तुम्हारा सोडियम सिलिकेट है वो कहाँ रह जाएगा, वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, और इस प्रकार से तुम्हारा उससे हमारा बॉक्साइट प्योर होके आ जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा जो रिएक्शन इन्वॉल्व थे, रिएक्शन को याद करोगे, इसको रिएक्शन को देखोगे, इसका रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो प्रोसेस है जो तुम्हें समझ में आ भी गया होगा। लीचिंग में अब तुमको जैसे रिएक्शन लिखते हैं गोल्ड और सिल्वर का, तो गोल्ड और सिल्वर को भी तुमको क्या करता है, NaCN या KCN सॉल्यूशन में डाला जाता है। गोल्ड या सिल्वर को कंसंट्रेशन करने के लिए NaCN या KCN में सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो और वहां पर क्या कर लेता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। उसके बाद उसको वहां उस सॉल्यूशन से बाहर निकालने के लिए Zn के साथ उसको रिएक्शन कराया जाता है। तो Zn का जाहिर है कि इसमें Zn जो तुम्हारा मेटल है उसका लॉस होगा, Ag या Au का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, लीचिंग ऑफ सिल्वर गोल्ड, सिल्वर Ag और Au, Ag या Au दोनों का इसको यही लागू होता है, तो उसको हम M करके मानते हैं, M इज इक्वल टू Ag, Au, एक में ही दोनों लिख देते हैं, दोनों में रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। M प्लस NaCN या KCN जो भी यूज करना चाहिए, तो इसमें क्या बन जाएगा, Na जैसे AgCN होल 2, या तो Ag को M लिख रहे हैं यहाँ पर, MCN होल 2, तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। अब ये तुमको चला गया Ag जो है तुमको, ये इम्प्योरिटीज तुमको क्या हो गया, ये सॉल्यूशन में चला गया, इट इज इन सॉल्यूशन, और इम्प्योरिटी को यहाँ पे छान के क्या कीजिए, पहले फिल्टर आउट कर दीजिए, इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट कीजिए, ये एक सॉल्यूशन में रहेगा। अब इस को सॉल्यूशन से क्या कर लेते हैं, NaMag या MAuCN होल 2 प्लस Zn कर देते हैं। Zn से जब करेंगे तो ये क्या होगा, तुमको NaAg या AuCN होल 4, जिसको M लिख रहे हैं, Ag सॉरी यहाँ पे Zn आ जाएगा, M तो हट गया, ZnCN होल 4 और प्लस क्या हो गया, M तुमको बाहर आ गया, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में ये बाहर आ जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे, Ag और Au प्योर, ये प्योर हमको मिल जाएगा। तो ये जो तुम्हारा क्या किया गया, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, इसके प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको हम लोग जबकि रिएक्शन कराते हैं Ag को या Au को, तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, उसको सॉल्यूशन से क्या कर ले, सॉल्यूशन में रहेगा वो कॉम्प्लेक्स जो कि कंपाउंड NaAgCN होल 2 या NaAuCN होल 2, और उसको क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लिए, उसको मतलब फिल्टर जो इम्प्योरिटी है उसको फिल्टर आउट कर दिए, और उसके बाद जो है उससे प्राप्त करेंगे Zn का, तुमको इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेटल का, लेकिन Zn का जो कॉस्ट है आयरन और Zn का जो कॉस्ट है Ag और मतलब कि सिल्वर और गोल्ड की तुलना में कम होता है, तो हमको Zn को इसमें कर सकते हैं यूज, और उससे के द्वारा मेटलर्जी में मतलब कि इसका, और जाहिर है कि ये तो प्योर ही है तुम्हारा, तो प्योर ही तुम्हारा ओर के साथ साथ ये मेटल भी क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। तो ये तुम्हारा इसका मतलब कि कहते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन भी एक ढंग से हो गया, इसको प्योर सिर्फ कर दिए, क्योंकि आयरन और गोल्ड ये सब तो बहुत ही काफ़ी लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, काफ़ी रिएक्ट करते ही नहीं हैं, तो इसलिए ये प्योर स्टेट में ही तुमको क्या मिलता है, नेचर में मिलता है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन के 4 स्टेप हो गए, जिसका कि तुमको चर्चा इसमें हो गया। अब है तुमको जो सेकेंड स्टेज आता है तुमको एक्सट्रैक्शन का, तो एक्सट्रैक्शन जब हम लोग एलिमेंट को करते हैं, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्टेज में, मेटलर्जी के 3 स्टेज मैंने शुरुआत में बताए थे, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है तुमको जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर से किसका एक्सट्रैक्शन करना है, हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। कॉन्सेंट्रेटेड ओर तो सेकेंड स्टेज में हम लोग अब जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में ये तुम्हारा दिया होता 4 प्रोसेस, चारों का नाम याद हो गया होगा। एक तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो कि सबमेट करना है, और जो कि ओर है तुम्हारा उसको जो है पहले क्रश करके उसको पानी के साथ क्या कर लिए, पानी के फ्लो में धो लेने से जो कि सामान्य जो कि मिट्टी वगैरह कण है बहुत से धुल जाएंगे। दूसरा था तुमको ग्रेविटी सेपरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड,
जिसमें कि मैग्नेटिक रोलर के द्वारा क्या किया जाता है, मैग्नेटिक रोलर या पुली तुम्हारा रहे, मैग्नेटिक रोलर पर उसको घुमाया जाता है बेल्ट को, और उससे हम लोग उसको जो है मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट आउट कर सकते हैं। फ्रोथ फ्लेशन में सेपरेट फ्रोथ फ्लेशन में सल्फाइड और को किस पे फ्रोथ के साथ क्या कर लेते हैं हम लोग, ऊपर ले जाते हैं, जिससे कि जो एब्जॉर्ब होकर ऊपर चला जाता है, और इस प्रकार से जो इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगा तो फ्रोथ को हम लोग से बाहर निकाल लेंगे, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और डिप्रेसेंट वगैरह डालकर फ्रोथ को ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए क्रिसॉल या एनिलीन का यूज कीजिए। और डिप्रेसेंट जो कि 2 सल्फाइड और को अगर सेपरेट आउट करेंगे तो NaCN को डिप्रेसेंट के रूप में उसमें यूज कर सकते हैं, जो 2 लेयर बना देगा सल्फाइड और का। और तुम्हारा लीचिंग में क्या था, जैसे बॉक्साइट का, जैसे बॉक्साइट का था जो कि एक सॉल्यूशन में डाल दिए, जिससे सॉल्यूशन में जो है और डिजॉल्व हो गया प्योर और, इम्प्योरिटी बचा हुआ है उसको छान के अलग कर लीजिए, और उस प्योर और को प्योर और प्राप्त करने के लिए पुनः उसमें रिएक्शन कराइए, जिससे प्योर और प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहले के केस में जैसे कि अगर बॉक्साइट का करना है तो उसमें NaOH डाल दिया या KOH का सॉल्यूशन डाले, और बाद में जो है तुमको जो कि छानने के बाद अलग छान के इम्प्योरिटी को अलग करने के बाद सॉल्यूशन से प्राप्त करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गुजार दीजिए, और Al2O3 का कुछ जो है मात्रा फ्रेश Al2O3 का उसमें डाल दीजिए, जिससे कि जैसे कि दही जमाने के लिए हम लोग थोड़ा सा उसमें दही डाल देते हैं, दैट इज उसी तरह से क्या हो जाएगा, तुमको थोड़ा सा डाल दोगे Al2O3 तो वो फ्रेशली वो क्या हो जाएगा, उसका जल्दी प्रेसिपिटेशन फास्टर हो जाएगा, और इस तरह से प्रेसिपिटेट होकर Al2O3 प्योर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार तो तीसरा था तुमको जो AgAU का करना है तो उसमें NaCN डालिए, और उसके बाद Zn के द्वारा उसको सेपरेट आउट कर लीजिए। सारे रिएक्शंस को याद कर लेना है। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेज में आते हैं। सेकेंड स्टेज तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम concentrated ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको, तो इसका 2 स्टेप है। इसका जो तुम्हारा है इसका 2 स्टेज है। जैसे पहला है तुमको इसका मतलब 2 स्टेज में होगा, ये 2 स्टेज में ये प्रोसेस होगा। तुमको पहला है तुमको प्रोसेस कि जो ओर है उसको कन्वर्ट करो ऑक्साइड में। ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, पहला ये स्टेज है। बी नंबर स्टेज में तुमको ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड बाय रिडक्शन, जो रिडक्शन करके उसको बाहर निकालना। तो इसको जो एक्सट्रैक्शन करने के 2 स्टेज हो गए। एक तो पहले मेटल को क्या बदलना है ऑक्साइड में, तो पहला स्टेज में हम लोग देखते हैं कन्वर्टिंग मेटल और कन्वर्सन ऑफ ओर इनटू मेटल इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करना है, पहला स्टेज ये है तुमको। तो ऑक्साइड में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए 2 स्टेज है, 2 तरीका है। एक ये सवाल भी आएगा कि ऑक्साइड को में ही क्यों कन्वर्ट करना है। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, अगर ये सवाल पहले किया जाए। चलिए तो पहले प्रोसेस जानने से पहले इसी सवाल का जवाब देते हैं कि कोई भी तुमको पहले एक बात ये कोई कह सकता है कि आपको ऑक्साइड ही क्यों बदलना, अगर सल्फाइड और है तो उससे कहे नहीं आप रिडक्शन करना चाहते हैं, रिडक्शन तो उससे भी हो सकता था। तो इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढते हैं कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्यों बेहतर है होगा और रिडक्शन के लिए। तो इसका एक कारण है, जैसे कि अगर कोई ऑक्साइड है मेटल का, तो डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन के लिए होता है, जो थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रिंसिपल है, डेल्टा जी जो कि गिब्स एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये तो काफ़ी फेमस इक्वेशन है ही थर्मोडायनेमिक्स का, जिनका इसको कहते हैं हम लोग गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा एच क्या हो गया तुमको इंथैल्पी चेंज, और डेल्टा एस हो गया इंट्रोपी चेंज। ये तुम्हारा हो गया इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी मतलब रेंडमनेस कितना बढ़ा। तो अगर कोई भी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी रिएक्शन क्या होता है, ये हैपन होता है, या के जो होता है किसी का पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर बात आई
कि ऑक्साइड, हम लोग का चर्चा था कि ऑक्साइड में क्यों बदलना जरूरी है। तो ऑक्साइड से जब हम लोग रिडक्शन करते हैं किसी का भी, तो उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड से रिडक्शन करने के बाद जो होता है उसका डेल्टा जी को लेस देन करना इजी होता है, क्योंकि उसका डेल्टा एस ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इसकी चर्चा जब हम लोग रिडक्शन करेंगे उसके बाद इस बात को और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि ऑक्साइड है, अगर कोई भी ऑक्साइड है, इससे कार्बन को करेंगे तो ये मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बनता है। ये गैस जब बनेगा, और अगर तुमको ये सल्फाइड और रहता तो सल्फाइड और रहता CS2 बनता है, ये CS2 लिक्विड बनता है, ये लिक्विड बनता है। तो लिक्विड जो है तुमको, तो ये रेंडमनेस, गैस का रेंडमनेस ज़्यादा है और लिक्विड का रेंडमनेस कम है। तो डेल्टा एस जिसमें ज़्यादा मिलेगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव दोनों स्थिति में है, लेकिन डेल्टा एस इसमें ज़्यादा पॉजिटिव है। किसमें? पहला में। तो डेल्टा एस, अब इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो टी डेल एस अगर पॉजिटिव है तो टी माइनस टी डेल एस निगेटिव होगा, और जितना ज्यादा माइनस टी डेल एस, अगर डेल एस इसमें पॉजिटिव ज्यादा है, पहला वाला में, इसमें डेल एस मोर पॉजिटिव, डेल एस मोर पॉजिटिव, मतलब गैस होने के कारण क्या है, मोर पॉजिटिव देन दिस, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा पॉजिटिव है ये इसके तुलना में। तो इससे डेल्टा एस ग्रेटर देन ज्यादा होगा, तो टी डेल्टा एस ज्यादा निगेटिव होगा, तो डेल्टा जी को निगेटिव करने में ये ज्यादा मदद करेगा, और इसलिए ऑक्साइड से कभी भी रिडक्शन करना इजी होता है। ऑक्साइड से रिडक्शन करना इजी होगा बिकॉज कि टी इंटू डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस ज्यादा होगा निगेटिव, ज्यादा निगेटिव होगा डेल्टा जी के निगेटिव होने की संभावना बढ़ेगी, और जितना ज्यादा निगेटिव होगा रिडक्शन करना उतना ही आसान होगा। तो इसलिए हम लोग इसको पहले क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग ऑक्साइड में। अब बात रहा है कि ऑक्साइड को कन्वर्ट करने के कौन कौन मेथड है, ये तुमको समझ में आ गया होगा तुमको कि ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है। चूंकि गैस जब बनता है, इंट्रोपी चेंज जो तुमको है, जो ऑक्साइड में तुमको कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनेगा, उसको उसके साथ जो कार्बन से रिडक्शन अक्सर एक फेमस प्रोसेस है जो आगे हम लोग देखेंगे, और इसलिए आगे थोड़ा सा और फिर इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसमें भी समझने की कोशिश करोगे। तो हम लोग आते हैं, इसमें तुमको दो स्टेज हैं, एक मतलब दो मेथड है, आई मीन कि ऑक्साइड प्राप्त करने के। ऑक्साइड प्राप्त करना क्यों जरूरी, इसकी कुछ चर्चा की है, इसकी चर्चा आगे भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसमें भी चर्चा कर सकते हैं इसका। दूसरा है, इससे पहला है तुमको इसमें कैल्सिनेशन। इसके जो कि ऑक्साइड प्राप्त करने के दो मेथड हैं, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन है कि ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में क्या कीजिए, इसको हीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो कि तुमको जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर कि CaCO3 है या MgCO3 भी इसके साथ है, इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन ही जाएगा ये, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा तुम्हारा बाहर आ गया। जैसे ZnCO3 है, अगर इसको हीट कर दें, कैलामाइन है तुम्हारा, तो कैलामाइन ZnO प्लस CO2, इसको याद किया होगा अभी। जहाँ FeCO3 है तुम्हारा, सीधे राइट, तो क्या बन जाएगा ये FeO प्लस CO2 बन जाएगा। ये तुम्हारा इस सब जो ओर है तुम्हारा, इससे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आयरन के, अब जैसे कि तुमको Fe2O3.XH2O है, तो इसमें वाटर रहेगा, तो ये भी क्रिस्टाइन वाटर क्या जाएगा तुम्हारा, ये बाहर चला जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये कैल्सिनेशन हो गया, इन एब्सेंस ऑफ हीट कर देना। दूसरा है तुमको रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या है तुमको, रोस्टिंग में होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करना, हीट कर रहा है, तो इसको हिट करना है तुमको। इन रोस्टिंग में बी नंबर जो कि कर रहे हैं, इसको बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं। रोस्टिंग में क्या होता है तुमको, जो कि ओर को हम लोग किसी मैंने इन प्रेजेंस ऑफ एयर हिट करेंगे, तो जैसे सल्फाइड ओर है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में सल्फर निकल जाएंगे, और वो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ऑक्साइड में ओर कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फाइड ओर के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है जनरली। और कोई भी और हो जिसमें कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जबकि रिएक्शन कराएंगे, तो ये दूसरा नंबर, सॉरी इसका 1-2 लिखे थे इसको, तो इसको रोस्टिंग, पता नहीं AB लिखे थे या 1-2, रोस्टिंग। तो ये रोस्टिंग में क्या होगा, द ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, टू कन्वर्ट
इंटू ऑक्साइड। तो ये सल्फाइड और को ज़्यादा इसमें सुटेबल होता है इसके लिए। जैसे कि तुमको कोई भी सल्फाइड ZnS है प्लस O2 के, इससे क्या बन जाएगा ZnO प्लस SO2। और ये सब जो SO2 बनता है इसको तुम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए तुम यूज में ला सकते हो। अब तुमको जैसे कि है PbS है प्लस O2, तो क्या बन जाएगा तुमको PbO प्लस SO2 बन जाएगा। और तुमको कॉपर का जो ओर होता है, कॉपर का जो तुमको ओर है Cu2S, उसको तुमको पहले जो कि उसमें जो कि आयरन के जो इम्प्योरिटीज होते हैं, कॉपर ग्लांस जिसको कहते हैं हम लोग, कॉपर ग्लांस Cu2S contains iron oxide as impurity और गैंग भी इसको कहते हैं, impurity और गैंग। तो गैंग के रूप में रहेगा। इट इज मिक्स्ड विद सिलिका, इट इज मिक्स्ड विथ सिलिका SiO2, इसको फ्लक्स कर सकते हैं, फ्लक्स बिफोर रोस्टिंग रोस्टिंग से पहले इसको मिलाते हैं। जैसे कि तुम्हारा FeO रहेगा, ये गैंग हुआ, प्लस SiO2 अगर फ्लक्स आपने मिक्स किया तो FeSiO3 ये फिजिबल होता है ज़्यादा, इसको हम लोग कहते हैं स्लैग कहते हैं। ये स्लैग हो गया, ये तुमको फ्लक्स हो गया, और ये प्लस हो गया तुमको गैंग हो गया तुमको। तो ये तुमको इसको तो इट इज़ मोर फिजिबल, जो कि हल्का रहेगा तो वो तुमको कॉपर मेट के इट इज़ लाइटर या फिजिबल कहते हैं इसको, जिससे कि इसको आसानी से हम लोग जबकि कॉपर को जब हम लोग हीट करेंगे तो जैसे कि इसका देखो इसमें क्या होता है Cu2S प्लस O2 अगर करते हैं तो ये क्या था Cu2O प्लस SO2 बनता है ये। अब ये जो Cu2S प्लस Cu2O है ये भी कंबाइन करके Cu प्लस SO2 बना लेगा, तो ये कॉपर ही प्राप्त हो जाएगा, कॉपर मेट हो गया तुमको, इसको कहते हैं लोग कॉपर मेट। तो कॉपर जब प्राप्त हो जाए तो कॉपर को जो प्योर करने के लिए क्या करते हैं, तो कॉपर नीचे बैठेगा, ये कॉपर मेट। जब हम लोग अगर इसको मिला दिए तो ये कॉपर तुमको जबकि इस प्रोसेस में कॉपर ही प्राप्त हो जाता है, तो जाहिर है कि उसको प्योर भी कर लेते हैं एक हद तक। तो इसमें जो कॉपर, ये तुम्हारा कॉपर नीचे बैठेगा, कॉपर मेट Cu मेट। और जो अगर इसमें सिलिका मिला दिए तो FeSiO3 कहाँ आ गया, ये तुमको हल्का रहेगा तो ये ऊपर चला गया। इस प्रकार से नीचे से हम लोग कॉपर क्या कर लेंगे, प्राप्त कर सकते हैं, ये कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो तुमको इसको हीट करने से पहले, एयर के प्रेजेंस में हीट करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको पहले मिला देते हैं, ये कॉपर का, तो उनको तो कॉपर ही प्राप्त होता है। इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ये जो प्रोसेस हो गया ये सेल्फ रिड्यूस हो गया, इसलिए इसको क्या जाएगा, इट इज सेल्फ रिडक्शन, ये अपने भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जो बच जाता है तो उसको हम लोग कार्बन रिडक्शन से भी प्राप्त करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। और ये तुमको मेथड जाहिर के तुमको ये कॉपर, ये पीबी में भी होता है, ये सेल्फ रिडक्शन की प्रक्रिया तुमको प्रोसेस जो है तुमको PbS में भी और HgS इन सबों में भी ये देखी जाती है कि वो सेल्फ रिड्यूस कर लेता है। तो ये तुम्हारा हो गया कि रोस्टिंग में तुम्हारा क्या हो गया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो गया तुम्हारा, जिसमें ऑक्साइड प्राप्त कर लेना है। अब ऑक्साइड जो मिला हमको, ऑक्साइड से हम लोग को क्या करना है, अब ऑक्साइड से हम लोग को मेटल ऑब्टेन करना है। तो ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करने की क्या थर्मोडायनेमिक प्रक्रियाएं हैं और किस प्रकार से उसमें जो ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के तुमको, एक तो होता है कि रिडक्शन विद कार्बन हम लोग करते हैं, कार्बन कोक के द्वारा रिडक्शन। दूसरा मेथड हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल रिडक्शन करते हैं हम लोग। तो किसके लिए कब कौन सा सुटेबल है, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिकल जो मेटलर्जी जो हम लोग करेंगे उसके जो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल क्या है, उसके इलेक्ट्रिकल जो रिडक्शन करना है कब करना है, इन सबों को। और उसी में एक तुमको समझने के लिए इलिंघम डायग्राम एक दिया हुआ है, जो कि किसका कब किस टेम्परेचर पर कौन रिडक्शन कर सकता है। इन सबों को समझने के लिए हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे, जिससे कि तुमको इसका जो तुम्हारा जो भी इसका जो प्रोसेस है जो एक्सट्रैक्शन का, वो सारा कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और इस लेक्चर में तुमको ये जाहिर है कॉन्सेंट्रेशन है, तुमको ऑक्साइड में कन्वर्सन हो गया, इतना तक हम लोग कंप्लीट कर पाए।
तो इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुमको जो भी किसी पोर्शन को समझना हो, कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, तुम कुछ भी पर्सनली टाइम लेकर के भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो राइस्टूल ऐप पर। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जो दिक्कत हो पढ़ाई में, तुम राइस्टूल ऐप पर जाकर के उसमें नोट्स भी ले सकते हो और पर्सनली गाइड के रूप में हमको संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।